दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सोलर सेल के बारे में, ओम का नियम, पवन ऊर्जा जिसके बारे में प्रश्न हमने पूछा था, और उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की क्या स्थिति थी। इन सारे जो टॉपिक हैं ये हमने प्रश्न के रूप में पूछे थे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। तो टेलीग्राम ग्रुप में डेली प्रश्न डाले जाते हैं और जिनका उत्तर आपको लिखना रहता है, ठीक है। तो उस ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाइए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम छत्तीसगढ़ी बोली के जो प्रश्न हमने दिया था उस पर हम लोग उसके उत्तर की चर्चा कर लेते हैं। इसमें रचयिता के नाम लिखना था, जिसमें सबसे पहला है वृक्ष में तब्दील हो गई औरत, ठीक है। तो ये लिखा है डॉक्टर बलदेव ने। दूसरा है जाग छत्तीसगढ़ जाग, इसके रचयिता हैं लखनलाल गुप्त। तीसरा है हम बेटा भुइयां के, इसके जो लेखक हैं वो हैं लक्ष्मण मस्तूरिया। तो ये तीन रचनाएं हैं जिनके रचनाकार के बारे में हमने पूछा था। उसके बाद हमने पूछा था कि पालेश्वर शर्मा की किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पर चार रचनाओं के नाम मैंने लिख दिया है। पहला क्या है, तिरिया जन्म झंडे, ठीक है, बहुत ही फेमस है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है गुड़ी के गोठ। तीसरा है सुसक झन कुर्री सुरताले। और चौथा है सांसों की दस्तक। उसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रश्न है वो है समय यानी कि टाइम का पर्यायवाची लिखें। तो समय का पर्यायवाची छत्तीसगढ़ी में लिखना था। तो टेम होता है, टेम कहते हैं, यानी अंग्रेजी का जो टाइम है उसी का रूपांतरित रूप है। बखत, बेर या बेरा, ठीक है। तो ये चार इसके पर्यायवाची हैं समय के। इसके बाद निमारना का विपरीत लिखना था। तो निमारना का मतलब होता है अलग करना, पृथक करना, ठीक है। तो इसका विपरीत हो जाएगा मिक्स करना यानी कि मिंझारना, ठीक है। इसको छत्तीसगढ़ी में मिंझारना कहते हैं। तो ये हो गया बोली के प्रश्न। अब हम लोग अपने मुख्य टॉपिक में आते हैं। तो सोलर सेल क्या होता है। सोलर सेल एक ऐसी युक्ति है, ठीक है, जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है या परिवर्तित करती है। सोलर सेल में उपयोग होने वाला जो प्रमुख जो तत्व होता है वो क्या होता है, सिलिकॉन होता है। प्रथम सोलर सेल जो है 1954 में बनाया गया था। और इस सोलर सेल की दक्षता कितनी थी, 1% थी। मतलब इसकी जो एफिशिएंसी थी वो 1% थी। अर्थात सोलर सेल लगभग 1% सौर ऊर्जा को ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकता था। बहुत ही कम था इसका। आजकल जो सोलर सेल जो है बनता है वो प्रायः सिलिकॉन और जर्मेनियम जो अर्धचालक हैं उनका ये बनाया जाता है। अर्धचालक एक ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें विद्युत की जो चालकता है वो कम होती है, बहुत कम मात्रा में होती है। लेकिन इसमें कुछ विशेष अपद्रव्य जब हम मिलाते हैं तब इसकी विद्युत चालकता जो है बढ़ जाती है, ठीक है। इन पर प्रकाश पड़ने से इनका तापमान बढ़ जाता है और तापमान बढ़ने से इनकी जो चालकता है वो बढ़ जाती है और इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगता है और विद्युत का चालन होने लगता है, ठीक है। तो सोलर सेल में अपद्रव मिश्रित जो है अर्धचालक का उपयोग होता है और इन पदार्थों की परतें इस प्रकार व्यवस्थित की जाती हैं कि प्रकाश पड़ने पर अर्धचालक के दोनों भागों में विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक भाग ये है, एक भाग ये है, और बीच में इसके कुछ ऐसे पदार्थ मिक्स किए गए हैं। जब इसमें सोलर जो सौर ऊर्जा है वो पड़ती है तब यहाँ पर जो है वोल्टेज डिफरेंस पैदा हो जाता है, प्लस माइनस बन जाता है, और इसी के कारण जो है इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर फ्लो चालू हो जाता है। ये सिंपल भाषा में था, ठीक है। किसी एक सोलर सेल से उत्पन्न जो विद्युत ऊर्जा है उसका मान जो है बहुत ही कम होता है, अल्प मात्रा में ही होता है। जैसे कि 4 वर्ग सेंटीमीटर आकार के किसी सोलर सेल के द्वारा 60 मिली एम्पियर की धारा जो है लगभग 0.4 वोल्ट से लेकर के 0.5 वोल्ट पर ही उत्पन्न होती है, जो बहुत ही कम है, ठीक है। तो ये 4 वर्ग सेंटीमीटर की जो कोई भी सोलर सेल है उसमें जो है 60 मिली एम्पियर की धारा उत्पन्न होती है, जो एकदम कम है। किंतु जब अधिक संख्या में परस्पर जो है सोलर सेल को पर्याप्त मात्रा में जो है विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं, जब इन्हीं छोटे छोटे सेल को हम ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, ठीक है, और एक साथ के इनको जब कनेक्ट कर देते हैं तो ये ही कहलाता है सोलर पैनल, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। और उसके बाद फिर इन्हीं सोलर पैनल के द्वारा जो है अधिक मात्रा में विद्युत उत्पन्न किया जाता है, ठीक। सोलर सेल का उपयोग क्या है। तो सोलर सेल का उपयोग बहुत ही सिंपल है।
विद्युत ऊर्जा के रूप में समस्त जो कृत्रिम उपग्रह हैं, ऊपर में जो सैटेलाइट हैं, उनमें इनका उपयोग किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रकाश या फिर बिजली की व्यवस्था है, उसके लिए किया जाता है। प्रकाश स्तंभ यानी कि लाइट के खंभों में इनका उपयोग किया जाता है। जल पंप यानी कि पानी के लिए जो है पंप का उपयोग करते हैं, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। रेडियो, टीवी चलाने में, इन सारे होम अप्लायंसेस को चलाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद जो कैलकुलेटर होती है या घड़ी होता है या खिलौने, इन सभी में जो है कुछ ऐसे अल्प मात्रा में सोलर एनर्जी का उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे पवन ऊर्जा क्या है। पवन ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत होता है वो होता है सूर्य। कैसे, अब ये देखेंगे। सौर ऊर्जा समुद्र, भूमि और पहाड़, ये तीन जो मेन स्थलाकृति हैं, जल, थल और ये पहाड़, इन एरिया को अलग अलग दर पर गर्म करती है। ठीक है, यहाँ पर गर्मी का जो प्रदान करने का, हीट प्रदान करने का जो एरिया है वो अलग अलग होता है हर क्षेत्र में, जिससे क्या होता है, असमान ताप उत्पन्न होता है। हर जगह का तापमान एक समय में अलग अलग होता है और यही कारण है कि जो गर्म वायु है वो ऊपर उठती है और कम दबाव का क्षेत्र निर्मित करती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, ये पहाड़ है, ये मैदान है और कहीं पर समुद्र है। ठीक, यहाँ पर अगर ज़्यादा मात्रा में हीट आया तो क्या होगा, यहाँ पर का जो हवा होगा वो हल्की हो जाएगी और चारों दिशाओं में फैल जाएगी और ऊपर की ओर चली जाएगी। तो यहाँ पर निर्वात पैदा होगा और इस निर्वात की पूर्ति के लिए कहीं से ठंडी हवा जो है आएगी और वो रफ्तार में आकर के इस जगह को फिल करेगी। ठीक है, तो यही कारण है पवन जो है चलता है, यही मेन कारण है। तो जैसे ही गर्म वायु ऊपर उठती है, ठंडी वायु उसका स्थान ले लेती है और ये गतिशील वायु पवन कहलाता है। पवन ऊर्जा वायु के गति के कारण ही प्राप्त जो है उसको गतिज ऊर्जा भी कहते हैं। ठीक है, पवन ऊर्जा की सीमाएं क्या हैं? तो दो सीमाएं हैं इसमें। वर्ष भर सभी स्थानों पर वायु गतिशील नहीं होता है। ठीक है, हर जगह जो है एक निश्चित समय पर ही हवा चलता है। वायु की पर्याप्त मात्रा नहीं होने पर पवन चक्की को नहीं चलाया जा सकता। ठीक है, तो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट स्पीड होना चाहिए हवा का, तो उसके अनुरूप ही वो पवन चक्की चलेगी। अगर उससे कम हवा बह रही है तो नहीं चलेगी। ठीक है, अगर जैसे एक और इसका सीमा हम बता सकते हैं, जैसे कि पवन की जो चक्कियाँ हैं या पंखे हैं, उनका एक निश्चित डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन से हवा आएगी तभी वो चलेगी। किसी और डायरेक्शन से आएगी तब वो पवन जो है नहीं चलेगी। ठीक है, तो एक निश्चित दिशा में ये लोग घूमते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ओम का नियम। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर और उससे जो प्रभावित होने वाली विद्युत धारा के बीच में संबंध का अध्ययन, यानी कि एक एक तार है, मान लीजिए इसके दो सिरे हैं, चालक है ये, और इन दोनों के बीच में जो विभवांतर होगा, उनके बीच और इसके बीच में जो धारा प्रवाहित हो रही है, उसके बीच जो है संबंध का अध्ययन सन 1827 में जर्मन भौतिक वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने किया था। ठीक है, और इसे ही ओम का नियम हम कहते हैं। क्या है अब ये? समान भौतिक परिस्थितियों में, कब? जब समान भौतिक परिस्थिति होती है जिसमें क्या होगा, लंबाई नहीं बदलेगा, क्षेत्रफल नहीं बदलेगा। कोई तार है जिसकी लंबाई मान लो एल है और उसका जो क्षेत्रफल है वो ए है, तो ये दोनों चीज कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये जब एक बराबर रहेगा तब किसी बंद परिपथ में संयोजक चालक जिसकी भौतिक परिस्थितियां न बदले, तो चालक तार के सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर है और उसमें जो बहने वाली धारा है, ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती होती है, जो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यानी कि जितना विभवांतर में वृद्धि होगा उतना धारा में वृद्धि होगा, ये जितना धारा में वृद्धि करेंगे उतना विभवांतर में वृद्धि होगा। अब V जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, तब क्या होता है, इस समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए, यहाँ पर जो है बराबर का चिन्ह लाने के लिए हमको एक नियतांक की आवश्यकता होती है हमेशा। ठीक है, तो V बराबर है नियतांक I के, ऐसा हो गया। अब इस नियतांक को हम लोग R कह देते हैं और R का मतलब होता है रेजिस्टेंस, यानी कि चालक तार का प्रतिरोध। तो V इज इक्वल टू R इंटू आई हो गया। अब जो है इस R का मान जब निकालना है तो V बटे I हो जाता है। ठीक है, तो किसी भी जगह किसी भी चीज का प्रतिरोध निकालने के लिए R इज इक्वल टू V बाई आई का ये सूत्र लगाकर हम प्रतिरोध निकाल सकते हैं। हमारा जो अंतिम जो प्रश्न है वो है उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति। ऋग वैदिक काल, ठीक है,
और उत्तर वैदिक काल, ये दो भाग में जो है वैदिक काल जो है बढ़ता है। तो ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, परंतु उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आ गई। स्त्रियों को उपनयन संस्कार से वंचित कर दिया गया, ठीक है। और ऐत्रेय ब्राह्मण एक स्रोत है जिसमें पुत्री को जो है कृपण कहा गया है, ठीक है। पुत्री के जन्म में दुख का यानी कि यहाँ पर जो है कॉन्सेप्ट आया गया, ठीक। सतपथ ब्राह्मण में कुछ विदुषी कन्याओं का उल्लेख मिलता है जो उत्तर वैदिक काल में थी। तो इसमें कौन कौन थी? गार्गी, गृहीता, गंधर्व, काशकृत्स्नी। तो ये 4 लोगों का नाम आपको याद रखना है, 4 कन्याओं का, जो क्या थी? विद्वान थी या विदुषी थी। विद्वान का फीमेल वर्जन विदुषी होता है। स्त्रियों को सभा में प्रवेश से वंचित कर दिया गया था, ठीक है। पहले वैदिक जो ऋग्वैदिक काल था उसमें जो है स्त्रियां जो है अपने सभा में जो है प्रवेश किया जाता था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर उससे वंचित कर दिया। पैतृक संपत्ति में भी ऋग्वैदिक काल में उनका कुछ अधिकार था जो यहाँ पर जो है समाप्त कर दिया गया। तो इस प्रकार से ये उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति थी। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने जो प्रश्नों के उत्तर के बारे में डिस्कस किया, और इन्हीं मॉडल ये कंटेंट है जो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, और इन कंटेंट का उपयोग आप अपने उत्तर लेखन में अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। और मेंस की तैयारी का एकमात्र तरीका है कि आप जो है उत्तर लेखन करें, और जितना ज़्यादा हो सके बिना देखे लिखेंगे, तब आपको हर चीज़ याद रहेगा, ठीक है। और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा। और इसी प्रकार आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़े। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।